तो यहाँ पर बच्चों हम देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल और उनके कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लिखते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले जनरलाइज रूल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। तो इनके कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन एक s ऑर्बिटल एक p के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव। एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से लीनियर शेप में, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। या फिर sp2 में बच्चों एक s और तीन p हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, px और py। तो यहाँ पर बच्चों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और उसमें क्योंकि तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, थ्री जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाया हो। इस तरह के बच्चों अगर sp3 होगी तो इस तरह के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उनके कोफिशिएंट किस तरह से निकालें, एक s और तीन px py pz का कॉम्बिनेशन। इन जनरल यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है कि ये एक s और तीन p लीनियरली कंबाइन किए। लीनियर वेरिएशन थ्योरम हमने अभी देखी है। तो इसके बच्चों किस तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट निकालें, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होता है। ये कंडीशन कहाँ से आ रही है बच्चों, नॉर्मलाइजेशन से कंडीशन आ रही है। और इनके अगर दो ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह के, एक ये और एक दूसरा ऑर्बिटल, तो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होगी, उनके जो कोफिशिएंट मतलब ए आई और दूसरा एक लिया तो ए जे इंटू बी आई इंटू बी जे, तो दो किन्हीं ऑर्बिटल के प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन आ रही है बच्चों ऑर्थोगोनैलिटी से। ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन क्या होती है, दो डिफरेंट वेव फंक्शंस जब आपस में का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इक्वल टू 1 होता है। तो ये दो कंडीशन कहाँ से आ रही है, पहले एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। जैसे कि बच्चों कोई भी फंक्शन हमने यहाँ पर sp2 का लिया हुआ है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, हम sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका जो एक ऑर्बिटल मान लिया psi1 है, उसका कोफिशिएंट a1 2s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, किसके साथ लीनियरली कॉम्बिनेशन हो रहा है, b1 और 2px के साथ। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे स्क्वायर और इंटीग्रेट कर देंगे, टी टाउ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसकी जो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बच्चों इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये क्रॉस टर्म। तो क्रॉस टर्म क्या है, क्योंकि एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम होता है उसी की हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस टर्म जो है बच्चों ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की वजह से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है साई स्क्वायर, उसका जो वेव फंक्शन है इसका डी टाउ इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से निकल के आ जाती है उनके जो ऑर्बिट कोफिशिएंट्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये टर्म्स क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। तो यहाँ से इस तरह से a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। मतलब जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1। एक कंडीशन तो बच्चों हमारी ये निकल करके आ रही है, जो कि एक जनरल रूल हो जाएगा सभी में, कि उनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे कि ये मान लिया ऑर्बिटल है, इसके जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है इक्वल टू 1, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कोफिशिएंट के क्या प्रोडक्ट का सम क्या हो रहा है, 0 के बराबर होता है। ये ऑर्थोगोनैलिटी से कंडीशन आती है। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज बच्चों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स आए, एक आया phi1 ऑर्बिटल और दूसरा आया phi2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया phi1 a1s ऑर्बिटल, b1 2px ऑर्बिटल, a2 b2। तो यहाँ पर बच्चों इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 4 टर्म्स आएंगी, s की s के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। इस तरह से ये 4 टर्म्स हमारे यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये दो जो टर्म्स है बच्चों ये हो जाएंगी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल की 2p के साथ, क्योंकि दो डिफरेंट वेव फंक्शंस जो होते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फुलफिल करेंगे। सेंट्रल एटम कोई भी एटम जैसे BeCl2 एग्जाम्पल ले लें, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ले रहे हैं हम Be की s और p दोनों एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं, तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पर।
इसी तरह से बच्चों ये भी हो गया 0, तो यहाँ पर ये कितने के बराबर 2px एक ही वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1, ये भी कंडीशन s का s के साथ में 1, तो यहाँ से इस तरह से कंडीशन क्या आ जाती है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा करके जो दो ये वेव फंक्शन से इनके जो प्रोडक्ट्स है a1 a2 प्लस b1 b2 इजकल टू क्या आता है 0, इस तरह से कंडीशन आ जाती है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा करके। इस तरह से बच्चों ये जनरल हो गया कि दो जो वेव फंक्शंस होंगे उनके जो दो वेव फंक्शंस होंगे उनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा 0 के बराबर होगा, और किसी एक वेव फंक्शन के कोफिशिएंट के स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। द स्क्वायर थर्ड, तो दो कंडीशन समझ में आ गई, एक नॉर्मलाइजेशन से आई है बच्चों, दूसरी कंडीशन कहाँ से आई है ऑर्थोगोनैलिटी से आई है, थर्ड कंडीशन कहाँ से आ रही है द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ईच कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल सम्ड ओवर ऑल द हाइब्रिड इन विच इट पार्टिसिपेट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर बच्चों एस ऑर्बिटल हमने 3 जैसे sp3 में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 psi4, तो वहाँ पर जो s ऑर्बिटल हुआ है तो उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना है, और उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर a1 a2 a3 a4 उसका जो कोफिशिएंट रहेगा s का, आगे देखेंगे एग्जाम्पल समझ में आएगा, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर हम अधिकतर क्या लेते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं। रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न ये है कि प्रोबेबिलिटी हम साई के स्क्वायर में देखते हैं तो कोफिशिएंट 2 बार जो है उसका स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल कह रहे हैं तो उसका एक ही ऑर्बिटल है, तो टोटल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी एडिशन पे क्या हो जानी चाहिए 1 हो जानी चाहिए। तो इससे स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट एटॉमिक फंक्शन सम्ड ओवर ऑल द हाइब्रिड्स इन विच इट पार्टिसिपेट मस्ट बी इक्वल टू 180, तो यूनिटी के बराबर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन आपको याद हो जानी चाहिए। आगे जनरल वे में फिर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल लेकर के एग्जांपल चलेंगे कि इनकी कोफिशिएंट के स्क्वायर जो है उनका सम इक्वल टू 1 है, और दो अगर वेव फंक्शंस हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी से कंडीशन ये। और बच्चों कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ओवरऑल जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 1 होता है। नीचे बच्चों और तो 3 कंडीशंस ये हुई। थर्ड है चूज ए सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेस वन ऑफ द ith हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इस तरह इजी रह जाएगा। अगर जैसे मान लिया sp2 ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एक sp2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, तो एक ऑर्बिटल को क्या रख लें हम एक्सेस पर रख लें, ठीक है। बाकी ऑर्बिटल्स क्या होगा मिट हो गए, जहाँ भी पोजीशन आनी है, मतलब एटलीस्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या करें एक एक्सेस पर लाई कराएं। चूज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेस वन ऑफ द ith हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, उसको किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सेस पर रखें। एंड एज मैनी ऑफ द अदर ऑर्बिटल एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके इन द प्लेन कंटेनिंग दिस एक्सेस, और ऑर्बिटल को कोशिश करें कि इस एक्सेस को कंटेन करते हुए प्लेन में रखें। अगर ये एक्स पर है तो हम बाकी जो ऑर्बिटल्स को एक्स वाई या फिर एक्स जेड पर रखें जिसमें ये एक्सेस पे रखा है, उसी प्लेन को कंटेन करता हुआ। इस तरह से हम ट्राई करें। सिंस एस ऑर्बिटल हैज ए स्फेरिकल सिमेट्री ईच इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेट कंटेन 1/n ऑफ द टोटल ऑफ द यूनिट एस ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल जो है जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें जो है इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा बच्चों 1/n कंट्रीब्यूशन रहेगा, और कोफिशिएंट उसका क्या रहेगा वहाँ पर √n। मतलब अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो उस सब में जो कोफिशिएंट होगा तो 1/4 हो गया। अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो क्या हो गया 1/√3 हो गया सभी में एस ऑर्बिटल का। अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो एस ऑर्बिटल का 1/√2 हो गया, वो हम नीचे देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्री का होता है। ईच इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेट कंटेन 1/n ऑफ टोटल ऑफ द यूनिट एस डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर n हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका जो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल सेट कंटेन 1/n ऑफ द टोटल ऑफ यूनिट एस ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन n हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया यहाँ पर, n नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। हमने कुछ यहाँ पर बच्चों कंडीशंस देखी। एक तो देखा कि इनके स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन से आई कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और क्रॉस उनके कोफिशिएंट के ऐड की मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। किसी एक ऑर्बिटल को अगर लें उनके कोफिशिएंट ऐड करें सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में और ऐड करें तो इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। और बच्चों ऑर्बिटल्स को इस तरह से रखें हम कि किसी एक ऑर्बिटल को क्या रखें एक्सेस पे रखें।
और एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है, सभी में इक्वल होता है। एग्जांपल्स लेंगे तो ये अपने आप जनरल कंडीशन समझ में आ जाएंगी। तो हम बच्चों 1 बाई 1 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। जैसे कि BeH2 का एग्जांपल लिया तो बच्चों BeH2 में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इस तरह से sp बच्चों 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, phi1 और phi2। तो यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल s और px की ओवरलैपिंग से, s और px की ओवरलैपिंग से। तो हमारा आगे पर्पज यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में। आगे पर्पज केवल क्या है बच्चों, इनके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हमने जो बात की थी, कुछ इक्वेशंस यहाँ पर ऊपर वाली जनरलाइज देखनी है। जैसे कि बच्चों s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो s ऑर्बिटल है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है, कितने के बराबर आता है, 1/2 के। क्या निकल रहा है, इस इक्वेशन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होना है, बराबर होना है। तो इसका मतलब क्या आ जाता है बच्चों, a1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ, या फिर कह दें कि a1 इक्वल टू क्या है, 1/√2 के इक्वल रहेगा। s orbital is equally distributed between 2 hybrid orbital, hence a1 and a2। तो a1 a2 तो हमें केवल इसी कंडीशन से पता चल जाता है क्योंकि s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, सभी में इक्वल होता है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या फाइंड करना है, b1 और b2 फाइंड करना है हमें। तो हम जैसे कि पीछे से कंडीशन से जान रहे थे बच्चों, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कंडीशन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ये किससे कंडीशन आई है, नॉर्मलाइजेशन से। या फिर कहें कि a2 का स्क्वायर, इससे कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होता है, b2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एक इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, इनके प्रोडक्ट ऑर्थोगोनलिटी से a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू ऑर्थोगोनलिटी से किससे आना चाहिए बच्चों, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस में से निकाल सकते हैं। चलो नीचे देखते हैं किस तरह से बच्चों ने आगे फाइंड किया गया है। तो यहाँ से एक तो a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल आया बच्चों, 1/2 निकल आया। या फिर कहें कि a1 और a2 क्या हुआ, 1/√2 हुआ, क्योंकि स्क्वायर क्या है, 1/2 है। तो इनका a1 a2 क्या हो गया, 1/√2 हो गया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा कर गए, कोई सी भी ऑर्बिटल के स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन इक्वल टू 1 आती है। तो यहाँ पे नॉर्मल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया है बच्चों हमने, कोफिशिएंट को बाहर लिखे इंटीग्रेशन के। और यहाँ पर 2ab वाली टर्म आई है, तो क्रॉस है तो ऑर्थोनॉर्मलिटी से बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, क्योंकि ये इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, 1 के बराबर है। ये इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, 1 के बराबर है। और ये वाला इंटीग्रेशन किसके बराबर है, ऑर्थोगोनलिटी से बच्चों 0 के बराबर है। तो यहाँ ये a1 स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म बच गई, b1 स्क्वायर यहाँ से टर्म बच गई इक्वल टू 1, 2ab इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं। एक s का वेव फंक्शन है, एक px का है, और एक ही ऑर्बिटल के हैं, एक ही एटम के हैं, एक ही हैमिल्टोनियन ऑर्बिटल के हैं। तो यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन से ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई। और a1 हम जान ही गए ऊपर से कितना है, 1/√2 है। तो b1 क्या हो गया, यहाँ पर a1 हमने रखा 1/√2, मतलब स्क्वायर किया तो 1/2 प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो b1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरह से b1 यहाँ पर निकल के आ गया, 1/√2 आ गया। b1 1/√2 आ गया। a1 पता है, a1 a2 हमें पता है, क्योंकि a1 और a2 हमने पीछे वाली कंडीशन से देख लिया था बच्चों। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर क्या, 1, s ऑर्बिटल के लिए हमने ये कंडीशन लगाई थी। तो a1 a2 तो पता है हमें, a1 1/√2, a2 भी क्या है 1/√2, b1 हमने कैलकुलेट कर लिया, और b2 हम इस तरह से माइनस 1/√2। तो हमारे वेव फंक्शन के चारों कोफिशिएंट हमें पता चल गए, चारों कोफिशिएंट हमें पता चल गए, 1/2, 1/√2, 1/√2। तो हमारा 1/√2, तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन है ये 2px का, 2 कोफिशिएंट नहीं है, 2px ऑर्बिटल है। जैसे कि 3p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, ये है ना, कोफिशिएंट नहीं समझ लेना है। तो इस तरह से एक 1/√2 हमारे आए। यहाँ पर a1 कितना आया था, 1/√2, b1 भी 1/√2, a2 आया 1/√2, और b2 जो आया था माइनस 1/√2 आया। इस तरह से हमारे 2 वेव फंक्शन sp हाइब्रिडाइजेशन के ये वेव फंक्शंस होंगे, कोफिशिएंट हमने निकाले। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सेम वे में।
नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस लगा करके। नेक्स्ट ट्राई करो 3 ऑर्बिटल्स बच्चों। तो 3 ऑर्बिटल sp2 की बात कर रहे हैं, तो एक s और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। एक s किसके साथ कंबाइन किया है, 2p के साथ कंबाइन किया है। एक s 2p के साथ कंबाइन किया है। तो इस तरह से बच्चों 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पर एक s 2p के साथ कंबाइन कर रहा है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और 2pxpy इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बच्चों लिख दिए। इनके आगे कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके कोफिशिएंट फाइंड करना है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कोफिशिएंट फाइंड करके क्या करेंगे, फिर वहाँ पर हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। फाइंड कैसे करने हैं बच्चों, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा करके। और एक कंडीशन है कि s ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, क्या इक्वेशन है बच्चों, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो सब में तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, s का कंट्रीब्यूशन तो इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, तो क्या हो गया, ये 1/√3 हो गया। ठीक है, s orbital is equally distributed among the 3 hybrid orbitals, so we have a1 a2 a3 a1 a2 a3 1/√3 हो गया। तो a1 a2 a3 तो हमें कोफिशिएंट पता चल गया। अब आगे नेक्स्ट कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पर ऊपर जनरलाइज हमने एक बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन थी जनरल, उसको एक बार फिर से रीड करते हैं। तो बच्चों ये एक तो नॉर्मलाइजेशन की थी, एक ऑर्थोगोनलिटी की थी, एक ये हम जैसे गैस ऑर्बिटल पे लगा रहे हैं उनके स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक कंडीशन थी बच्चों, चूज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेस वन ऑफ द ith हाइब्रिड ऑर्बिटल एलो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक को किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पर पुट करें ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पर sp2 के लिए अगर एक को पुट करेंगे हम बच्चों, सपोज हमने कर लिया sp2 में बच्चों 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने क्या करा, x एक्सेस पे पुट कर लिया। तो यहाँ पर y की जो है मिक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि y के से ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो एज्यूमिंग sp2 पॉइंट टुवर्ड द x एक्सेस, तो हमने क्या किया, sp2 के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को पॉइंट कर लिया है किस तरह, x एक्सेस पर। Hence this hybrid orbital will have contribution from 2s and 2px, क्योंकि x एक्सेस पे कर लिया तो इसमें जो है बच्चों y वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, वो उसके ऑर्थोगोनल है। ऑर्बिटल ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2py ऑर्बिटल विल बी 0। 2py का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, c1 इक्वल टू 0। ऐसा हमने एज्यूम किया है। ऐसा क्या किया हमने, ऐसा एज्यूम किया है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या कर लिया, x एक्सेस पर रख लिया, तो y का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो c1 इक्वल टू 0। तो y का जो फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या हो गया, y का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इक्वल टू 1 होता है। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसके जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो नॉर्मलाइजेशन से कंडीशन आई है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। c1 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो क्या हो गया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। और a1 स्क्वायर हमने पहले से निकाल चुके हैं बच्चों, 1/√3। s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, वहां से ये कंडीशन हमारी निकल कर आई थी। तो यहाँ से b1 क्या निकल आया, √2/3 आ गया। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से, c1 0 है तो यहाँ से इक्वेशंस आएगी a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 या a1 इंटू a3 b1 इंटू b3, क्योंकि बाकी जो बच्चों प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं, जैसा कि हमने बच्चों यहाँ पर की थी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। यहाँ से एक बार फिर से देखो, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमने जो है बच्चों, हाँ यहाँ पर ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाई थी, a1 b1 2x a2 b2, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी प्रोडक्ट जो होंगे 4 प्रोडक्ट होंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर, लेकिन ये s और 2p डिफरेंट ऑर्बिटल हो गए तो ऑर्थोगोनलिटी की वजह से इक्वल टू 0, ऐसे 2px और s की क्या होगी 0 आ गई। जब इन दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म्स आई, 1 2 3 4, तो 2 क्या हो गई 1 के बराबर और क्रॉस वाली क्या हो गई 0 के बराबर ऑर्थोगोनलिटी से। तो यहाँ से क्या आ गया था हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनके दो कोफिशिएंट का क्रॉस, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके जो कोफिशिएंट हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन का सम इक्वल टू 0 होगा और
ऑर्थोगोनल कंडीशंस लगा करके। तो इस तरह से बच्चों एक वेव फंक्शन हमें पता चल गया था, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और फर्दर इसके साथ में, तो हमें क्या इक्वेशन दे रही है बच्चों, ये दो इक्वेशंस दे रहे हैं, A1 B2 B1 B2, A1 A3 B1 B3, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो ये दो इक्वेशंस दे रहे हैं जिसमें कि हमें A1 A2 पता है क्योंकि एस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 तो हमें पता है बच्चों 1/√3 है, और B1 हमने कहाँ से निकाले था, ऊपर की कंडीशन से निकाले, इस तरह से इससे B2 निकाल लिया हमने, B2 इक्वल टू क्या हो गया -A1 A2 अपॉन B1 हो गया, तो माइनस का ये निकल आया। और इसी तरह से A1 A3 तो हमें पता है बच्चों, B1 हमें पता ही है, B3 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जो कि -1/√6 आ गया। तो बच्चों A1 B1 तो पता चल गया, हमारे क्या लेफ्ट रह गए, C1 इक्वल टू 0 था, C2 और C3 रह गए, इनको देखते हैं हम। तो बच्चों C2 तो इक्वेशन जो है ये इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेकंड के लिए, कोफिशिएंट का स्क्वायर, सेकंड वेव फंक्शन जो माना है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आना है 1 आना है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आना है 1, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों हम फाइंड कर चुके हैं A2 B2, तो C2 यहाँ पर लेफ्ट रह गया तो आया 1/2, तो C2 स्क्वायर 1/2 है, तो C2 इक्वल टू प्लस माइनस में 1/√2 आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक को ऐसा कंसिडर कर लिया, C2 को कोई भी प्लस वाला ले लिया हमने, 1/√2 1/√2 ले लिया। तो बच्चों तो ऐसी कंडीशन हम नॉर्मलाइजेशन की थर्ड में लगाएंगे, वो भी प्लस माइनस, तो 3 को हमने माइनस वाला कंसिडर कर लिया, -1/√2, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है आने हैं, तीनों के वेव फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव ले रहे हैं। इस तरह से बच्चों हमने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली, और फर्स्ट वाले में हमने पी वाई का कंट्रीब्यूशन क्या माना था, 0 माना था, क्योंकि इस ऑर्बिटल को हमने एक एक्सेस पर रख लिया था, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को, है ना, तो वो तो 0 था। बाकी इसमें बच्चों बाकी ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के और इसमें केवल किसका डिफरेंस करा हमने, प्लस और माइनस का डिफरेंस किया। इस तरह से हमने इनकी वैल्यू जो निकाली थी, A1 की ये निकाली थी, B1 की यहाँ पर निकाली थी, A2 B2 C2 A3 B3 C3 की नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा करके हमने इनकी वैल्यू निकाली। और दूसरा ये कंसीडर किया है बच्चों, जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो सम है, जैसे A1 A2 A3 एस ऑर्बिटल का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू, और जो होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में एस का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। लेकिन Px और Py का डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इनके स्क्वायर का सम भी क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। इनके स्क्वायर का मतलब √2i3 प्लस, क्योंकि ऑर्बिटल तो एक है, इस तरह से इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 1 आएगा, इसके स्क्वायर का सम करोगे तो भी 1 आएगा। तो ये वाली कौन सी जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पर जो जनरल कंडीशन हमने आप लोगों ने ये पढ़ी है कि इनके स्क्वायर का सम क्या है, जिसके बराबर होना चाहिए, कोई भी ऑर्बिटल है इक्वल टू 1 के बराबर ये होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पे sp3 देखने वाले हैं और किस तरह से उसके 4 कोफिशिएंट को निकालें। तो 4 sp3 में बच्चों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि एक s और 3 p हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो इससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, s और 3 p px py pz, एक s और 3 p आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर पुट करके हमारे क्या आ जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कोफिशिएंट निकलाएंगे। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, एस जो ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/√4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या लगे, किस तरह से A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों, इक्वल टू 1 है। और एस ऑर्बिटल का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर 4 है, तो 1/4 सबका कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब A1 A2 A3 A4 क्या आ गया, 1/√4 आ गया, मतलब 1/2 वैल्यू इनकी आ गई। और जैसा कि पहला बताया था बच्चों कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या कर लेते हैं, किसी एक एक्सिस पर रखते हैं, तो एक हाइब्रिड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक को हमने एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर लिया। जब एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर लिया तो उसमें केवल कंट्रीब्यूशन किसका होगा, केवल Px का ही कंट्रीब्यूशन होगा, Py और Pz का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो उनके रेस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो गए, मतलब
जो sp3 is developed along x-axis, this hybrid will have contribution from 2s and 2px orbital only, so that the contribution of 2py और 2pz orbital will be vanished। तो उसमें c1 और d1 का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब इसमें c1 और d1 का, क्योंकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने एक एक्सिस पर रख लिया, ठीक है, और a1 का पता ही है, तो कंडीशन लगा करके हम b1 पता कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन? हमने बच्चों जनरल रूल जो पढ़ा था ऊपर, उसमें ये कहा गया था कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को किस पर रख ले, हम कंसीडर कर सकते हैं एस एक्सिस पर। चूज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेस वन ऑफ द ith हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख लेते हैं, तो केवल उसी का कंट्रीब्यूशन p का रहेगा, बाकी के लिए रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों sp3 हाइब्रिड में ये वाला जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, तो क्या बचा, a1 b1 बचा। तो यहाँ से बच्चों a1 तो हमारे इक्वल कंट्रीब्यूशन से क्या आ गया, 1/2 आ ही गया। b1 निकालना इजी है। यहाँ पर किस कंडीशन है, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन का इक्वल टू 1 होता है। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से इक्वल टू 1, तो a1 पता है, तो b1 हम इससे निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो तो हो गए जीरो, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बची, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, क्योंकि ये तो बच्चों हमने क्या वाले एक ऑर्बिटल को एक्सिस पर मान लिया, तो y और z का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। तो b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 इस तरह से जा करके √3/2 निकल आया। तो इस तरह से एक ऑर्बिटल के कोफिशिएंट तो हमें पता चल गए। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट इसके साथ में, इस तरह से देख सकते हैं बच्चों हम, तो उसे b2 निकाल लेंगे हम, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसके साथ में किसका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगेगी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ में और इसका प्रोडक्ट इसके साथ में। इस तरह से हमारे b2 b3 b4 निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर c जीरो है, तो ये तो सारे कंट्रीब्यूशन इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे देखते हैं इसकी इक्वेशंस। तो इस तरह से बच्चों उसका जो प्रोडक्ट है, इस ये 3 इक्वेशंस बन गई, किसकी, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। टू वेव फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है। जब इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जीरो है, तो ये वाली टर्म जीरो है, तो ये टर्म्स तो जीरो होती जाएंगी। तो इक्वेशन क्या होगी, a1 a2 b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में a1 a3 प्लस b1 b3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों थर्ड के साथ में a1 a4 प्लस b1 b4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम b2 b3 b4 निकाल सकते हैं इनसे, क्योंकि a1 a2 हमें पता है, b1 हमें निकाल लिया, तो b2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे a1 a3 हमें पता है, b1 हमें पता ही है, b3 निकाल सकते हैं, b4 निकाल सकते हैं। तो b2 b3 b4 जो निकल करके आ रहे हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं, -1/2√3। नेक्स्ट बच्चों, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या मान रहे हैं, एक प्लेन में मान रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में। तो एज्यूम मान रहे हैं जो सेकेंड लाइज कर रहा है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स जेड प्लेन में लाई करने का उसमें कंट्रीब्यूशन केवल किसका होगा, एक्स और जेड का ही कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सेकेंड की उसको उस एक प्लेन में मान रहे हैं कि इसमें एक्स जेड में, तो उसमें पी वाई का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो होगा। तो सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ बच्चों सेकेंड ऑर्बिटल को हम मान रहे हैं कि वो एक्स जेड ऑर्बिटल में, तो सेकेंड वाला ऑर्बिटल के प्लेन में मान रहे हैं एक्स जेड ऑर्बिटल में, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। इसको एक एक्सिस पर मान रहे थे, लेकिन दूसरे वाले को क्या मान रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इक्वेशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 तो जीरो हो गया, प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें a2 और b2 हमें पता है, तो हम d2 निकाल सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन बच्चों यहाँ पर बनी हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, उसके कोफिशिएंट जो psi2 था सेकेंड ऑर्बिटल है इक्वल टू 1 होगा, लेकिन c2 जीरो हो गया, तो d स्क्वायर a2 b2 हमने बच्चों ऊपर निकाली है, तो इससे d2 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर d का निकल सकता है। तो इस तरह से d कोफिशिएंट पता चल गया। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा के बच्चों आपस में क्रॉस प्रोडक्ट उनके इक्वल टू जीरो। अब हमारा जो है ये तो का टर्म खत्म हो गई है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में एक इक्वेशन बनेगी इक्वल टू जीरो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। तो इस तरह से बच्चों दो इक्वेशंस वहाँ पर बनी है, ये दो इक्वेशंस बनी है। अब इसमें बच्चों a2 a3 पहले निकाल चुके हैं, b2 b3 हम पहले निकाल चुके हैं, और d2 हमें पता तो d3 निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम d4 निकाल सकते हैं। और तो हमारा कहाँ क्या लेफ्ट रह गया था, अच्छा d3 निकालिए, c3 हमारा जो बच्चों लेफ्ट रह गया है, तो इसमें बाकी सारे निकले ही हुए हैं, तो हम c3 हम की वैल्यू हम निकाल इस तरह से सकते हैं। इसी तरह से बच्चों c4 की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि केवल एक ही px का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, इसको तो एक्सेस में माना था, py और pz कोफिशिएंट क्या है,
इक्वल टू 0 है, तो इसका वेव फंक्शन बच्चों ये हो गया। सेकेंड में हमने उसको पी वाई प्लेन, इसको जो है बच्चों हमने केस में एक्स जेड प्लेन पे बनाया, तो वाई वाले का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया यहाँ पर, और कोफिशिएंट की वैल्यू जो ऊपर वेव फंक्शन में रखी, तो बच्चों ये हमारे sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं।